हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो को लाइक किया, व्यूज दिए अच्छे और काफी लोगों ने देखा। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में अगले चैप्टर में बताऊंगा। आज मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी लाइन में हो, किसी भी सर्विस, कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड समाज को कर रहे हो, हमारे लिए जरूरी है कि उसमें परफेक्शन होना। जब तक परफेक्शन नहीं होगा तब तक हम सक्सेसफुल या कामयाब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इवन यदि हम चाय भी बना के बेच रहे हैं और चाय की क्वालिटी यदि हम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी हमारी उसकी भी अच्छी डिमांड होगी। हम एक बार्बर का काम भी देखते हैं कि लोग वहां पर वेट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं वेट? क्योंकि उसके हाथ में परफेक्शन होती है। जब हम अकाउंटिंग की तरफ आते हैं, इसी तरह से हमारा अकाउंटिंग का प्रोफेशन भी है, बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसमें भी आने से पहले हमें परफेक्शन, जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। परफेक्शन धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ आता है, लेकिन कम से कम हमें एटलीस्ट थियोरिटिकली हमें इतना आना चाहिए कि हम जो हमसे कहा जा रहा है वो हम कर पाने में सक्षम होने चाहिए, या हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारी किसी भी गलती से हमारा क्लाइंट को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग की बात करते हैं और बेसिक अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ, कोई भी प्रोफेशन अपने हर एक की एक टर्मिनोलॉजी होती है। जब उसकी टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं होगी तो हम बहुत सारी चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा पहले टर्मिनोलॉजी से कि अकाउंटिंग में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। जब हम अकाउंटिंग करने आते हैं तो शब्दों की तरफ मैं अभी बाद में चलता हूं। जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं, हम किसी भी फील्ड की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस फील्ड के बारे में हमें कुछ एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। मानो हम राइस मिल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, या हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइक प्लाईवुड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, या हम किसी ईंट भट्टे की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में यदि हमें थोड़ा ज्ञान होगा तो हम बेहतर दे पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे और परफेक्शन के साथ हम अकाउंटिंग भी कर पाएंगे। और जो भी हमारा डाटा होगा वो गड़बड़ाएगा, कम से कम गड़बड़ाएगा नहीं। हमारे जो नॉर्म्स है हम उसको मेंटेन करते हुए अच्छी अकाउंटिंग कर पाएंगे यदि हमें उस ट्रेड की, उस प्रोफेशन, उस मैन्युफैक्चरिंग की, उस बिजनेस के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए, जब हम बेसिक अकाउंटिंग की तरफ जाएं, किसी भी फील्ड की अकाउंटिंग करें, तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक हम उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं भी हो तो हमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की पूरी क्रिया क्या है। और जब हम प्रोसेस होंगे तो हम सही तरीके से अकाउंटिंग कर भी सकते हैं, और हम जो भी हमारा क्लाइंट है हम उसको एक अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। अब हम टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं। जब हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं तो मैं स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले बात किस चीज की आती है? अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर होता है जनरली, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड हमारा डिफरेंट भी हो सकता है, और कभी कभी हमें बीच में भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अकाउंटिंग बीच का मतलब एक
पीरियड तक हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर नया उसके अंदर आ रहा है या फर्म डिजॉल्व होती है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड से तात्पर्य यह है कि हम किस डेट से और किस डेट तक की अकाउंटिंग डाटा को एनालिसिस एक समराइज पिक्चर दे रहे हैं, वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड में जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहला जो टर्म यूज होता है ऊपर आता है वो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स ट्रेडेड गुड्स प्लस फिनिश गुड्स प्लस रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल टू इन सबका टोटल। इट मीन्स एज एन पर्टिकुलर डेट को हमारे पास टोटल स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड या फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास बिजनेस एंटिटी के पास अवेलेबल था वो उसको कहेंगे हम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को सेकेंडली हम स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक एज ऑन पर्टिकुलर डेट कितना है ये हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करके या इन्वेंट्री यदि हम मेंटेन कर रहे हैं टैली में या हम फिजिकल इन्वेंट्री भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट को कितना स्टॉक हमारे पास था दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री एज एन पर्टिकुलर डेट। उसके बाद जब हम अगला जो आता है हेड आता है हमारा डायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स इन केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो सारे खर्चे जो हमें परचेज प्रोक्यूर करने तक के लिए हम इनकर्ड करते हैं या करते हैं। यानी कि हमने कोई माल परचेज किया वहां से वहां तक लाने का भाड़ा और उस भाड़े के ऊपर उसको अनलोड कराने के लिए जो हमने खर्चा किया अनलोडिंग वेजेस भी वो भी हमारा डायरेक्ट ओवरहेड है, वो भी डायरेक्ट ओवरहेड के पार्ट्स में जाएगा। और दूसरी तरफ जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने तक के लिए किए जाते हैं वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि पर यूनिट वेरिएबल होते हैं। जैसे यदि प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्शन कम होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर पड़ता है। तो वो ऐसे सारे खर्चे जिसका इम्पैक्ट वॉल्यूम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर के वजह से पड़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सारे खर्चे डायरेक्ट ओवरहेड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यदि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम ज्यादा होंगी। डायरेक्ट लेबर, जैसे लेबर यदि हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है करते हैं तो हमें लेबर के ऊपर लेबर एम्प्लॉयज भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे। या रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने के लिए जो भी खर्चे हमने करने पड़ रहे हैं जैसे कि ट्रेड में करने पड़ते थे ट्रेडिंग गुड्स में, वो सारे खर्चे इंक्लूडिंग भाड़ा अनलोडिंग वो सारे खर्चे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डायरेक्ट ओवरहेड की कैटेगरी में हमारे आते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम अपोजिट यदि रिसीट साइड में जाते हैं तो आता है टर्नओवर। टर्नओवर वर्ड एक आप एक्ट के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो जीएसटी एक्ट में उसकी परिभाषा अलग है और हमारे क्या कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट की ग्रॉस रिसीट्स को हमने टर्नओवर वर्ड यूज किया है इनकम टैक्स एक्ट में। जनरली इन सिंपल लैंग्वेज हम टर्नओवर वर्ड जो यूज करते हैं वो टर्नओवर का मतलब है किसी भी बिजनेस एंटिटी की पूरे वर्ष की या पूरे किसी भी पीरियड की जो बिक्री होती है या जो ग्रॉस रिसीट होती है सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इन केस यदि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं या टोटल माल की जो सेल वैल्यू होती है उस वॉल्यूम को टर्नओवर कहा, सिंपली लैंग्वेज में टर्नओवर कहा जाता है। टर्नओवर इज इक्वल टू टोटल बिक्री माइनस सेल रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न इज इक्वल टू टर्नओवर। अब नीचे आते हैं जब हम ट्रेडिंग अकाउंट से नीचे आते हैं या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से
तो नीचे जब आते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे पहला पार्ट आता है। हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे जो सेल से रिलेटेड होते हैं, जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जो हमारे ऐसे खर्चे, जितने भी खर्चे जिनका प्रोडक्शन से सीधा ताल्लुक नहीं है, यानी कि सुपरवाइजर की सैलरी उसका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, या अकाउंटेंट की सैलरी उसका की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ना हो या ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक्सपेंसिव या रेंट है हमारा, वो फिक्स है, एक वॉल्यूम फिक्स है हमारा, क्योंकि वो उतना रेंट हमने देना ही देना है। हमने अकाउंटेंट की सैलरी देनी है, हमने वॉचमैन की सैलरी देनी है, हमने चौकीदार की सैलरी देनी है, हमने और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो हमारे फिक्स हैं, जो प्रोडक्शन के हिसाब से घटते बढ़ते नहीं है, या जो हमें एस्टेब्लिशमेंट को करने ही करने, चलाने के लिए वो नेसेसरी है। वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। नीचे जब हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं तो बैलेंस शीट में जब हम एक टर्म यूज होता है इक्विटी। जनरल लैंग्वेज में इक्विटी क्या होता है? इक्विटी यदि मैं सिंपली किसी से इक्विटी का वर्ड मीनिंग बात करते हैं तो इक्विटी से मतलब वो कहता है कि इक्विटी शेयर से मतलब होगा आपका आज से। लेकिन जब हम बैलेंस शीट के पर्पज से इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी का मतलब होता है कि हमारी टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। यानी कि हमारे पास जितनी भी आज की डेट में एसेट हैं, उसमें से जितनी भी हमारी आउटसाइड या लायबिलिटीज हैं, उनको घटाने के बाद जो भी बैलेंसेज आता है वो हमारी इक्विटी, यानी कि जो भी प्रोप्राइटर्स का, पार्टनर्स का या कंपनी का जो अपना फंड होता है, जो कैपिटल एम्प्लॉय उसने बिजनेस में की होती है, उसको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब, इक्विटी को हम नेट वर्थ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विटी इज इक्वल टू नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब ही वही हुआ जो कि हमारे अपने फंड्स बिजनेस को चलाने के लिए हमने बिजनेस में लगा रखे हैं। किसी भी प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की कैपिटल, पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल, और इन केस ऑफ कंपनी के उसमें शेयर होल्डर्स की जो भी टोटल कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो सारा का सारा फंड जो कहलाता है वो इक्विटी कहलाता है। और सिंपली निकालने का इसको तरीका जो होता है, टोटल एसेट में से यदि हम टोटल लायबिलिटीज घटा देंगे तो वो हमारा इक्विटी फंड कहलाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हमारा आता है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में हम क्या, जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज का मतलब है जो भी हमारा ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल का मतलब यानी कि मोटा मोटा जो भी हमें विदिन ए ईयर हमें चुकाना है। यदि हमने माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है और किसी को पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब हमने ऑन डिमांड या बहुत जल्दी ही उसका एक जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमारी तय होती हैं उसके अनुसार हमने वो पेमेंट देना है, उसको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और उससे पहले अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन, ये बहुत सिंपल है, आप सबको पता ही होगा कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन क्या होता है। अनसिक्योर्ड मतलब जो बिना किसी सिक्योरिटी के यदि हमें बोरोवर ने प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मीन्स यदि हम कोई सिक्योरिटी रख के या अपनी प्रॉपर्टी प्लेस करके या कोई हम कोलेटरल सिक्योरिटी देने के बाद यदि हम कोई लोन ऑब्टेन कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। अब फिक्स एसेट की तरफ आ जाते हैं। फिक्स एसेट में दो पार्ट होते हैं, एक हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, दूसरी होती है टेंजिबल एसेट। मोटा मोटा इंटेंजिबल एसेट अधिकतर जो बिजनेस में यूज होती हैं, जैसे बिल्डिंग है जो हम देख पा रहे हैं। टेंजिबल मीन्स जो हम देख पा रहे हैं, बिल्डिंग को हम देख पा रहे हैं, लैंड को देख पा रहे हैं, प्लांट मशीनरी को हम देख पा रहे हैं, जो हम व्हीकल है हमारे पास वो हम दिख रहे हैं। जो भी दिखते हैं वो सारी टेंजिबल एसेट कहलाती हैं। जितनी भी हमारी फिक्स एसेट हैं वो सब टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आती हैं। इनटेंजिबल एसेट में क्या आता है, जैसे
हमने अपना कोई पेटेंट करा लिया, कोई ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर्ड करा लिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। वो हमारी एसेट है लेकिन वो दिखाई दी नहीं देती वो, लेकिन हमारा उस पर एक राइट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट। इसी तरह से एक गुडविल भी हम कह सकते हैं कि गुडविल इज आल्सो इंटेंजिबल एसेट। गुडविल हमारी जो है वो भी इंटेंजिबल एसेट है, जनरली बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन एक नॉर्म्स के अनुसार यदि पार्टनर्स में सहमति होती है या हमें करना पड़ता है तो जो भी मेथड तय होता है तो हम गुडविल भी असेस करते हैं। तो गुडविल इज आल्सो ए इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद करंट एसेट एंड लोन्स एंड एडवांसेस की जो हेड आती है उस ग्रुप में हमने कौन सी एसेट को डालना है। करंट एसेट मींस वो सारे एसेट जिनको हम बहुत जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं, विद इन ईयर हम लिक्विडेट कर सकते हैं। विद इन ईयर यदि हम किसी एसेट को लिक्विडेट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। यानी कि हमारे जो हमने माल उधार बेचा है वो हम उसको लिक्विडेट कैश में कन्वर्टेबल है, कैश में हम लिक्विडेट कर सकते हैं, वो करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हम बेचते हैं, माल बेचते हैं। स्टॉक जो हमारे गुड्स होता है, गुड्स का वो हम बेचने के लिए होता है, वो भी हम कन्वर्टेबल इनटू द कैश होता है, वो भी करंट एसेट में है। वो उसको हम लिक्विडेट बहुत जल्दी लिक्विडेट होता है, वो भी कैश एंड बैंक बैलेंस है, दैट इज वो तो आल्सो है ही करंट एसेट्स की कैटेगरी में, वो तो ऑलरेडी कैश है। उसके बाद बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है उसमें एक खर्चा और होता है। ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो हम एक साल में रिटर्न ऑफ नहीं करते, तो एक हेड और कभी कभी खुली आपने देखी होगी जब भी आपने बैलेंस शीट बनाई होगी या बैलेंस शीट का आपने स्टडी करेंगे तो कहीं कहीं लिखा होता है एक्सपेंसिव टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमने इकट्ठे कर दिए और उसका खर्चा हमें 5 या 6 साल के लिए मिलता है, तो वो सारे खर्चे हम एक ही साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करते हैं। यदि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल की होती है तो हम 20% हर साल के हिसाब से वो खर्चे रिटर्न ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट में डालते जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है जो बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम बैलेंस शीट में डालते हैं कि ऑपरेशन में आने से पहले बिजनेस वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो भी प्रमोटर्स खर्चा करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो भी हम एसेट साइड में देखते हैं। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल वर्ड आपने बहुत सारा सुना होगा। वर्किंग कैपिटल जब भी कभी रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस शीट की फॉर द पर्पज ऑफ बैंक के पर्पज से जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो ये एक बहुत ही क्रूशियल मेजरमेंट होता है लोन देने का बैंक के लिए कि हम किस सीमा तक किस इंडस्ट्री को या किस बिजनेस एंटिटी को कितना लोन बैंक दे सकता है। ये डिसाइड होता है कि हमारी बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल कितनी निकल के आ रही है। वर्किंग कैपिटल का तात्पर्य है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। यानी कि हमें बिजनेस को चलाने के लिए जो वर्किंग फंड चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो फिगर निकल के आएगी, वो फिगर जो निकल कर आती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। उसी के बेस पे बैंक लोन असेस करता है। तो हमें इन चीजों की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप बैंक के पर्पज से यदि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, या जब तक हम अकाउंटिंग में सही हेड नहीं डालेंगे हमें ये नहीं पता होगा कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज, ये कि हम कौन से ग्रुप में ये खर्चा डालेंगे। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी बहुत जरूरी है सही अकाउंटिंग करने के लिए। तो इसके साथ साथ जब हम क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं, एक तो हेड हमें पता होनी चाहिए कौन सी हेड का ये खर्चा है और वो हेड कौन से ग्रुप के अंदर जाएगी, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए।
तभी हम वो बिल्कुल सही अकाउंटिंग और हमारी जो बैलेंस शीट है वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमारे सामने जब हम समराइज करेंगे उसको, तो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर निकल कर आएगी कि हमारे जो, यदि हमने करंट एसेट, किसी को करंट एसेट हमने फिक्स एसेट में डाल दी, फिक्स एसेट करंट एसेट में डाल दी, तो पिक्चर सही नहीं आएगी बैलेंस शीट की, और वो टेक्निकली भी सही नहीं होगा। तो उसको हमें ये पता होना चाहिए एक अकाउंटेंट को, जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं, कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यदि किसी क्लाइंट के बिहाफ पे यदि बैंक से बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक जो वर्ड यूज कर रहा है, जो चाहे वो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो, इन्वेंट्री की बात कर रहे हो, स्टॉक की बात कर रहे हो, टर्नओवर की बात कर रहे हो, ये हमें पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है। तभी हम एक प्रॉपर वे में बात भी कर सकते हैं और प्रॉपर वे में क्लाइंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए हमें ये फिगर्स चाहिए। क्योंकि कई बार होता है क्या है, कोई नया प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो अकाउंटिंग से, वो भी अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होता, उसे भी नहीं पता होता कि अकाउंटिंग में मुझे क्या क्या चीजें एक अकाउंटेंट को देनी है। हमें बताना होता है कि आप मुझे ये चीजें हमें अकाउंटिंग पर्पज से हमें ये चीजें चाहिए। और जब भी हम किसी नए प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होने के अलावा हमारे सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और आ जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ जाती है, रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें किस टाइप की होती हैं? जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल आपकी फील्ड में होते हैं, वो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस मिलता है। वो आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए, आत्मबल बनाए रखते हुए आपने विचलित नहीं होना है। अपनी आलोचना से घबराना भी नहीं है। हो सकता है वो कई बार तो कुछ लोग किसी भी चीज में देखने के बाद, यदि मैं किसी की बैलेंस शीट देखूं या कोई मेरी बैलेंस शीट देखे, तो खामा की 10 कमियां फालतू की गिरा देता है यदि सामने वाले को, जिसकी वो बैलेंस शीट है, कि ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसा करना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था। वो होता क्या है, आपका एक मनोबल तोड़ने का प्रयास होता है। और जब हम नई फील्ड में आते हैं तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास हो सकता है करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इस तरह की परिस्थिति से का भी सामना करना पड़े। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपको अपना थ्योरेटिकल बेस भी मजबूत करना है, और यदि आपका थ्योरेटिकल बेस मजबूत होगा तो प्रैक्टिकल तो करते 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 सुधर ही जाना है आपने। और इसमें अपार संभावनाएं कि आपके पास एक नोबल प्रोफेशन के साथ साथ इसमें संभावनाएं कितनी अपार हैं कि आज मैं देखता हूं कि हमारी फील्ड में, जो ये अकाउंटिंग की फील्ड में जो बच्चे आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, वो उन्होंने अपने नीचे सुबॉर्डिनेट रखे हुए हैं और सुबॉर्डिनेट करके बहुत अच्छा अपना वेल मेंटेन करके ऑफिस मेंटेन किया हुआ, और अच्छी तरह से एक रेपुटेशन के साथ अर्न भी कर रहे हैं, और एक जो सर्विसेज चाहिए, रिक्वायर्ड सर्विसेज, वो रिक्वायर्ड सर्विसेज भी दे पा रहे हैं। और एक अकाउंटेंट तो जो बेस होता है, अकाउंटेंट जब अकाउंटेंसी खत्म होती है, उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का या टैक्स कंसल्टेंट का काम शुरू होता है। तो जितना परफेक्शन अकाउंटेंट के काम में होगा, उतने ही कम समय हमारा आने वाले प्रोफेशनल का लगेगा, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और जब उसका समय कम लगेगा और परफेक्शन के साथ अकाउंटिंग उसको करी हुई मिलेगी, तो वो आगे भी रिकमेंड करेगा। वो ही आपकी फील्ड ऐसी ही बनेगी, एक दूसरे से ही बनेगी। आप एडवर्टाइज लेके कितना भी कर लें तो आपको काम नहीं मिलने वाला। काम जो मिलेगा वो आपके काम की पहचान के बल पर ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफी है। और नेक्स्ट चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग की हम पहला स्टेप, आज टर्मिनोलॉजी का मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि आपको समझाऊं, कुछ बता पाऊं। आगे मैं प्रयास, अब अगला जो मेरा चैप्टर होगा वो प्रयास होगा कि हम फंडामेंटल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर डेबिट और क्रेडिट से स्टार्ट करें। आशा है आप इसको भी लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स।